ये बहती हुई नदी, ये पत्तों का सरसराना, ये चिड़ियों की चहचहाहट, कभी पेड़ों का नदी से अटखेलियां करना और कहीं दूर से आती हुई कोई आवाज। हर तरफ शांति है, हर तरफ खामोशी है। कुदरत के सौंदर्य का आनंद लेते हुए अचानक भीतर एक हलचल होती है। आपको वास्तविक दुनिया पर मंडराते एक भयानक सत्य का एहसास होता है। सूर्य की रेडिएशंस थिन वेव्स के रूप में आती हैं और पृथ्वी को गर्म कर जाती हैं। यही रेडिएशन स्पेस में वापस फैल जाती है इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में। लेकिन कुछ बाहर जाने वाली रेडिएशन एटमॉस्फेयर के द्वारा सोख ली जाती है और ये एटमॉस्फेयर के भीतर ही रह जाती है। यह प्रक्रिया बहुत लाभदायक है क्योंकि यह पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखती है, आरामदायक और रहने योग्य रखती है। पर आज समस्या यह है कि यह पतली परत मोटी होती जा रही है, जिसका कारण है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाला पोल्यूशन, जो कि ऊपर जाकर इस परत पर जम जाता है, जिसकी वजह से वो सारे हानिकारक रेडिएशन जो कि बाहर जाने चाहिए नहीं जा पाते, अटक जाते हैं और वातावरण को और ज्यादा गर्म कर देते हैं। यही मूल कारण है ग्लोबल वार्मिंग के हैं। ये है माउंट किलिमंजारो 30 साल पहले और ये अब। मेरा एक दोस्त कुछ वक्त पहले किलिमंजारो गया था, तब उसने कुछ तस्वीरें खींची थीं। और मेरा दूसरा एक दोस्त लानी थॉमसन ग्लेशियर्स के विषय में अध्ययन करता है। यह है तस्वीर जो लानी ने ली थी, एक छोटा सा बचा हुआ अंग उस विशाल ग्लेशियर का। और 1 दशक के बाद किलिमंजारो में कोई बर्फ नहीं दिखेगी। यही हो रहा है ग्लेशियर्स नेशनल पार्क के साथ भी। आने वाले 15 सालों में यही बचेगा एक विशाल स्ट्रक्चर का जो कि ग्लेशियर्स कहा जाता था। देखिए, हर साल यही हो रहा है कोलंबिया ग्लेशियर्स के साथ भी। हर साल ये घटता जाता है। ये बहुत ही शर्म और दुख की बात है क्योंकि ये ग्लेशियर्स इतने सुंदर हैं, लोग दूर दूर से इनकी सुंदरता को निहारने आते हैं, पर अफसोस कि यहां आकर ये देख पाते हैं। हिमालय के पहाड़ों में भी एक समस्या है। विश्व के 40% लोगों को पीने का पानी नदी या झरने से मिलता है। नदियों और झरनों को पानी इन ग्लेशियर्स की वजह से ही मिलता है। आने वाली आधी सदी में विश्व के इन 40% लोगों को अपर्याप्त पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इसके मूल कारण हैं ये पिघलते हुए ग्लेशियर्स। इटालियन एल्प्स। आपने पुराने पोस्टकार्ड्स में स्विट्जरलैंड की कुछ तस्वीरें देखी होंगी। वहां आज सारे एल्प्स में यही समस्या है। साउथ अमेरिका में भी यही कड़वा सत्य सामने आता है। यह है पेरू 15 साल पहले और वही ग्लेशियर्स की दशा आज। यह है अर्जेंटीना 20 साल पहले और वही ग्लेशियर्स आज। ये देखिए, साउथ अमेरिका की चोटी पर पैरागोनिया में 75 साल पहले बर्फ से भरी इस विशाल जगह को देख रहे हैं आप। यहां आज कोई बर्फ नहीं है। ये सारी झलकियां जो आपने देखी, उनमें एक संदेश है जो कि सारे संसार के लिए है। ये बर्फ जैसे कोई कहानी सुना रही है। ये बर्फ की शिलाएं बनती हैं और पिघलती हैं हर साल। सालों साल ये प्रक्रिया चलती रहती है। हर साल बर्फ का पिघलना और फिर जमना। बहुत सारे बड़े बड़े ग्लेशियर्स कुछ हजारों साल पुराने एटमॉस्फेयर रिकॉर्ड के आधार पर नापे गए सबसे गर्म 10 साल पिछले 14 सालों में ही हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा गर्म साल था 2005 का साल। हमने कुछ हीट वेव्स तो देखी ही हैं। कुछ तो बिल्कुल उसी प्रकार की थीं जैसा कि वैज्ञानिकों ने कहा है, और उनके अनुसार काफी और हीट वेव्स हम आने वाले कुछ ही सालों में देखेंगे। कुछ साल पहले यूरोप में एक भयानक हीट वेव चली थी जिसने 35,000 लोगों की जान ली। भारत पर उस वक्त लोगों का ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं हुआ था, पर उसी वर्ष भारत में भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। पिछले वर्षों गर्मियों में अमेरिका के वेस्ट में कई शहरों ने हाई टेम्परेचर का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इन शहरों में लगातार कई दिनों तक 45 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर रहा।
वेस्ट में करीब 200 शहरों ने ऊंचे तापमान का ऑल टाइम रिकॉर्ड सेट किया और ईस्ट साइड में भी कई शहरों की यही स्थिति थी, जैसे न्यू ऑरलिन्स। उन्होंने कहा, प्रकृति पूरी तरह बिफर चुकी है और हर तरफ तबाही मचा रही है। एशिया में बाढ़, भारत का शहर मुंबई, 37 इंच बारिश 24 घंटों में। किसी ने ना देखी हो ऐसी बारिश भारत में। चाइना में भी कई जगह बाढ़ की खबरें आई। ग्लोबल वार्मिंग की प्रकृति विरोधाभासी है। यह सिर्फ ज्यादा बाढ़ उत्पन्न नहीं करता, बल्कि ज्यादा मात्रा में सूखा भी उत्पन्न करता है। जिन जगहों पर बाढ़ आई थी, उसी समय उनके आसपास के पड़ोसी गांवों में सूखा पड़ा था। इसका मूल कारण यह है कि ग्लोबल वार्मिंग सारे विश्व में प्रेसिपिटेशन बढ़ाता ही नहीं, पर प्रेसिपिटेशन को रीलोकेट भी करता है। अफ्रीका में इस जगह पर आप बिल्कुल एज पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इन जगहों पर कई दुखद और अविश्वसनीय घटनाएं हो चुकी हैं। इनके कई कारण भी हैं, लेकिन डॉफर और नाइजर में सबसे ज्यादा दुखद घटनाएं देखी गई हैं। बढ़ती हुई दुखद घटनाओं का कारण है कम बारिश और सूखा। यह है लेक चैड, विश्व के सबसे बड़े लेक्स में से एक, लेकिन पिछले कुछ दशकों में यह सूख चुका है और आज जो हम देख रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। इन सब की वजह से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली गई हैं। 2 कैनरीज कोल माइन में, यानी खतरे के 2 संकेत। पहला है आर्कटिक में, ये आर्कटिक ओशन, यहां फ्लोटिंग आइस कैप, इस साइड में ग्रीनलैंड। मैं कनेरी इन द कोल माइन इसलिए कहता हूं कि आर्कटिक उन 2 जगहों में से एक है इस विश्व में जो कि ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस कर रहा है। ये आर्कटिक में सबसे विशाल आइस शेल्फ है। ये आइस शेल्फ 3 साल पहले 2 टुकड़ों में बंट गया। तब सारे वैज्ञानिक चौंक गए। आप शायद कहेंगे कि यह समस्या कैसे हुई और इतनी जल्दी आर्कटिक आइस कैप पिघल कैसे गया। जब सूर्य की किरणें बर्फ से टकराती हैं तो 90% से ज्यादा टकराकर अंतरिक्ष में पहुंच जाती हैं, पर महासागर से टकराने पर 90% से ज्यादा पानी के अंदर सोख ली जाती हैं और जब आसपास का पानी गर्म हो जाता है तो बर्फ ज्यादा तेजी से पिघलने लगती है। 90% सूर्य की किरणें आर्कटिक आइस कैप से टकराकर अंतरिक्ष में पहुंच जाती हैं और ये प्रक्रिया पृथ्वी को ठंडा रखती है। पर आइस पिघलने के साथ ये खुला महासागर 90% सूर्य की ऊर्जा को अपने आप में समा लेता है। इसकी वजह से आर्कटिक ओशन में नॉर्थ पोल में ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है। यही कारण है पृथ्वी पर आर्कटिक रीजन में सबसे ज्यादा गर्मी की बढ़ोतरी का। पोलर बेयर जैसे प्राणी के लिए यह अच्छी बात नहीं है, जो कि पूरी तरह बर्फ पर निर्भर है। एक नई साइंटिफिक स्टडी दिखा रही है, जो कि उन्होंने भी यह पहली बार देखा कि पोलर बेयर बहुत दूर दूर तक तैरते हैं, करीब 60 मील तक बर्फ की खोज में। इस लंबी दूरी की वजह से वे कभी कभी डूब भी जाते हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमारे लिए ये क्या मायने रखता है? हमारी पृथ्वी के ऊपर विशाल विस्तार में फैले पानी को देखिए, जहां कभी पहले बर्फ हुआ करती थी। हम अगर सारी पृथ्वी का हिसाब लगाएं तो एनुअल एवरेज टेम्परेचर 58 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इसमें 5 डिग्री की भी वृद्धि होती है, विच इज ऑन द लो एंड ऑफ द प्रोजेक्शन, तो फिर ये ग्लोबली कैसे ट्रांसलेट होता है? इसका मतलब है 1 डिग्री का बढ़ावा टेम्परेचर में इक्वेटर पर है तो 12 डिग्री का बढ़ावा पोल्स पर होगा, जिसका प्रभाव सीधा पड़ता है उन सारे विंड और ओशन करंट पैटर्न्स पर जो कि पिछले आइस एज के वक्त से ऊपर स्थित हैं, स्टेबल हैं, पर अब ये पैटर्न बदल रहा है। एक बात जो इनको सबसे ज्यादा परेशान करती है और जिस समस्या के अध्ययन में ये बहुत वक्त बिताते हैं, वो है नॉर्दर्न लैंड से जुड़ी हुई। यहां पर गल्फ स्ट्रीम के ऊपर उठकर आर्कटिक से आने वाली कोल्ड विंड से मिलती हैं। ग्रीनलैंड्स के ऊपर यहां गल्फ स्ट्रीम से हीट इवेपोरेट होने से जो स्ट्रीम निकलती है वो वेस्टर्न यूरोप की तरफ खींची चली जाती है, वहां के विंड्स और पृथ्वी की रोटेशन की वजह से। ये सारी ओशन करंट सिस्टम जुड़ी हुई है इस लूप में। इसे ओशन कन्वेयर कहा जाता है। ये लाल जो है वो वार्म सरफेस करंट है। वार्म स्ट्रीम में सबसे जाना पहचाना गल्फ स्ट्रीम। ये ब्लू